हेलो दोस्तों, आज जो है हम एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का मैनेजमेंट कंसेप्ट का पेपर देखने जा रहे हैं ऑफ द ईयर 2021-22 में जो है ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो लेट अस सी कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए थे। तो टाइपिंग दी हुई है, जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको रीड कर लेते हैं एक बार। एंड मैक्सिमम मार्क्स 85 फॉर रेगुलर एंड 100 फॉर प्राइवेट। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। फिर दिया हुआ है खंड ए सेक्शन ए। ओके, तो सेक्शन ए पर आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पेज पे। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस और इसके मार्किंग की यदि हम बात करें तो इट इज़ गिवन 10 इंटू 1.5 इक्वल्स टू 15, यानी एक ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने पर हमें कितने मार्क्स मिलेंगे? 1.5 मार्क्स मिलेंगे, जो कि अच्छा है। जस्ट हमें ऑब्जेक्टिव में क्या है, एक वर्ड ही लिखना रहता है, जिससे जो है हम 1.5 मार्क्स गेन कर सकते हैं। लेकिन वही लॉस कहाँ हो जाएगा? जब हम उसको गलत कर देंगे। तो हमें सोच समझकर अच्छे से जो है फिर जो है हमें चूज द करेक्ट आंसर को सॉल्व करना है। ओके, नोट दिया हुआ है यहाँ पे, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क। ओके, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, 1 मार्क दिया है और ऊपर आपको दिया है 1.5 मार्क्स। ओके, तो अगर हमारे पास 10 क्वेश्चंस हैं एंड इंटू 1.5 तो वो 15 ही बनेंगे। तो ये जो है एरर हो सकता है, टाइपिंग एरर, जो कि पेपर में हुआ है। ओके, अब आते हैं सही उत्तर का चयन कीजिए, चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले क्वेश्चन को यदि देखें तो इसका जो है हम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों देख लेंगे। ओके, तो मैनेजमेंट इज बेसिकली कंसर्न विद, मैनेजमेंट जो है बेसिकली किससे कंसर्न है? मार्केट एंड मटेरियल्स, मशीनरी एंड टूल्स, मैन पावर, वर्क मेथड एंड नॉलेज। ओके, प्रबंध मूलतः डैश से संबंधित है, बाजार एवं सामग्री, मशीन एवं यंत्र, मानव शक्ति, कार्य विधि एवं ज्ञान। तो इसका आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी जो है आ जाएगा, वर्क मेथड्स एंड नॉलेज। ठीक है, अब हम बढ़े यदि आगे, तो सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली अज्यूम्स दैट, साइंटिफिकली मैनेजमेंट जो है बेसिकली क्या अज्यूम करता है? देयर इज साइंस ऑफ एवरी टास्क, देयर इज आर्ट ऑफ एवरी वर्क, मैनेजमेंट इज कल्चरल बाउंड, कि मैनेजमेंट इज लॉजिकल एंड कॉमन सेंस। तो मैनेजमेंट जो है बिल्कुल ही लॉजिकल होता है एंड इट इज़ बेस्ड ऑन कॉमन सेंस। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है रीड कर लेते हैं। द मेन सपोर्टर थिंकर ऑफ अमेरिकन आइडियोलॉजी रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट हैज़ बीन, कौन सपोर्टर रहा है मेनली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस मैनेजमेंट के केस में? अमेरिकन आइडियोलॉजी के रिगार्डिंग यदि देखें तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, थियाओ हैमन, जेम्स लॉन्डी एंड किम्बेल। फिर दिया हुआ है ओलिवर शेडॉन। तो आपका आंसर ओलिवर शेडॉन जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, प्रबंधन की प्रक्रिया में ऑप्शंस दिए हुए हैं हिंदी में भी, तो हम इंग्लिश वाला रीड कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज, मैनेजमेंट का प्रोसेस में स्टेबल एंड एग्जैक्ट रहता है, रन बाय रूल नॉट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, की टाइड विथ ट्रेडिशंस, की डायनामिक। तो यदि बात करें तो मैनेजमेंट का प्रोसेस स्टेबल तो नहीं रहता है ना, वो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। रन बाय रूल नॉट अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, तो ये भी एक गलत हो जाएगा कि सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होता है, मैनेजमेंट चेंज होता है। टाइड विथ ट्रेडिशंस, जो ट्रेडिशन से फॉलो हुआ आता है क्या वही चीज़ होती है क्या मैनेजमेंट के प्रोसेस में? नहीं, मैनेजमेंट जो है डायनामिक प्रोसेस है, जिसको हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में भी देखा है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट में भी देखा है कि ये चेंजेबल है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब 5th वाला देख लेते हैं। प्रबंध एक कला है क्योंकि, तो हम इंग्लिश वाले ऑप्शंस रीड कर लेते हैं। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहा गया है? इट फोकस्ड ऑन प्रैक्टिस, इट फोकस्ड ऑन नॉलेज, इट्स नॉलेज इज सिस्टमेटिक, इट इज़ यूनिवर्सल। तो डेफिनेटली ऑप्शन 3 इट्स नॉलेज इज सिस्टमेटिक जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि मैनेजमेंट जो है आर्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका काम जो है सिस्टमेटिक मैनर में किया जाता है, इसलिए ही मैनेजमेंट की एप्लीकेशन होती है किसी भी कंपनी में। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो
सही है। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन, मैनेजमेंट इज एन एक्वायर्ड एबिलिटी बिकॉज, क्या मैनेजमेंट एक्वायर्ड एबिलिटी है? जैसे कहा जाता है मैनेजमेंट हो सकता है बाय बर्थ आपको मिल रहा है कि ये एक्वायर्ड एबिलिटी, तो मैनेजमेंट जो है एक्वायर्ड एबिलिटी हो सकता है। क्या हम मैनेजमेंट को एक्वायर कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं? क्या डेफिनेटली ये हो सकता है। तो ऑप्शंस यदि हम रीड करें, इट इज़ एक्वायर्ड बाय बर्थ, it can be learned by training, it is hereditary, it does not require any managerial knowledge, it is obtained through tradition। तो दोस्तों मैनेजमेंट इज एक्वायर्ड एबिलिटी, हम उसको सीख सकते हैं कैसे? बाय वे ऑफ ट्रेनिंग, इट कैन बी लर्न बाय ट्रेनिंग। एक्वायर्ड बाय बर्थ अगर बोलेंगे तो यानी हम हमारे फादर को यदि मैनेजमेंट स्किल्स हैं तो हमारे अंदर भी आएगी, तो वो एक्वायर्ड एबिलिटी नहीं होती है, हमने वो सीखा नहीं। हेरिडिटरी बोलें तो नॉट एट ऑल, एंड डज नॉट रिक्वायर मैनेजरियल नॉलेज, नहीं। यदि हम एक्वायर्ड एबिलिटी हम उसको एक्वायर करना चाहते हैं कि हमारे अंदर मैनेजरियल स्किल्स हों, तो हम उसको सीख सकते हैं बाय वे ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, अमंग द फॉलोइंग टिक हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स को हमें टिक करना है। तो हमारे पास ऑप्शंस दिए हैं, उसको रीड कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। तो ये हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स थे, जिसमें था प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन जो है एक प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का। ठीक है, तो ये रहा हमारे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर की बात करें तो वहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर नहीं कहलाता, इट इज जस्ट एन ऑर्डर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, नौकरशाही का प्रमुख लक्षण है। ओके, द चीफ फीचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज म्यार्ची ऑफ पोजीशन एंड नेटवर्क of procedures, organization of industry unions, development of accounting procedures and domestic system। तो नौकरशाही का मेन जो प्रमुख लक्षण होता है दोस्तों, दैट इज म्यार्ची ऑफ पोजीशन एंड नेटवर्क ऑफ प्रोसीजर्स, जो है सही आंसर है। ओके, दैट मीन्स हियरार्ची क्या बोलती है, आपको स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, और इसी का ही यदि हिंदी में हम याद देखें तो पदों की श्रृंखला एवं कार्य पद्धति का जाल जो है नौकरशाही का एक प्रमुख लक्षण है। ठीक है, अब जो है 9th पे आ जाते हैं। और टू विच क्लास ऑफ एक्टिविटी डज फ्यूल गिव टॉप इम्पोर्टेंस, फ्यूल किसको इम्पोर्टेंट देते हैं, उसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं। टेक्निकल, फाइनेंशियल, मैनेजरियल की सिक्योरिटी। तो फ्यूल जो है ऑब्वियसली टेक्निकल को जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। उद्देश्य अनुसार प्रबंध का आवश्यक अंग नहीं है, इसमें से कौन सा एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट नहीं है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का? इट इज़ नॉट असेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। डेलीगेशन, टाइम, पार्टिसिपेशन, मेंटल रेवोल्यूशन। तो मेंटल रेवोल्यूशन जो है एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, डेलीगेशन भी इम्पॉर्टेंट है यदि हम मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है उसमें, एंड पार्टिसिपेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म होते हैं जो कि 10 थे एंड 1.5 ईच थे। अब आते हैं हम हमारे सेक्शन बी की तरफ, और यदि हम उसकी बात करें तो हमको सेक्शन बी में दिया हुआ है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघु उत्तरीय प्रश्न, और जिसकी मार्किंग है 5 into 5, दैट मीन्स हमको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जो कि 25 मार्क्स के हैं। अच्छा, क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि हमें क्या इंटरनल चॉइस दी गई है, क्या वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है और उसी में ही आपको इंटरनल चॉइस दी है, जो कि बहुत अच्छी है। किसी भी 2 क्वेश्चन में से एक सॉल्व करना है हर बार, ऐसे करके आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं शॉर्ट आंसर में। ओके, तो सबसे पहले आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। वन ऑफ द ईजिएस्ट क्वेश्चन जो है पूछा है उन्होंने कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मैनेजमेंट इज़ अ यूनिवर्सल प्रोसेस है ना, इसके रूल्स एंड एप्लीकेशंस जो हैं हर जगह लागू होते हैं, कि जैसे इट इज़ अ गोल ओरिएंटेड, डिसिप्लिन फॉलो होती है, ये एक डायनामिक होता है ना। मैनेजमेंट इज़ अ साइंस एंड आर्ट, मैनेजमेंट को प्रोफेशन भी कहा जाता है ना। तो
दिस ऑल आर द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। हम शॉर्ट में यहाँ पे आंसर्स डिस्कस कर लेंगे कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उनके जस्ट आइडियाज़ ले लेंगे कि यहाँ पे कौन सा आंसर आ सकता है। इसी में ही और में क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का स्कोप को यदि हम बात करें तो मैनेजमेंट का स्कोप जो है बहुत ही ब्रॉड होता है। जैसे कि यदि हम कुछ चीज़ें डिस्कस करें तो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक एरिया में लगता है। मैनेजमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें तो वहाँ पे आपके फाइनेंस का अरेंजमेंट कैसे, उसका यूटिलाइजेशन होगा, कहाँ कहाँ से अरेंज होगा, और ओवर यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है या ओवर अरेंजमेंट तो नहीं हो रहा है, वो हो जाएगा। वैसे ही आपका पर्सनल मैनेजमेंट करके आता है जहाँ पे HR अपॉइंट किया जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर अपॉइंट किया जाता है, जो कि आपकी कंपनी में कितने लोगों की ज़रूरत है और किस तरीके से उनको एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है, उनको रिक्रूट कैसे करना है, सेलेक्ट कैसे करना है, वो सब प्रोसीजर जो है पर्सनल मैनेजमेंट में आती है। वैसे ही होता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट या फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो स्कोप ऑफ मैनेजमेंट जो है बहुत ही ब्रॉड है और इस तरीके से हम ये पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। नियोजन की अवधारणा एवं उद्देश्य समझाइए। एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन इन एडवांस ऑफ व्हाट टू डू, क्या करना है या क्या नहीं करना है, इसकी पहले से ही प्रिपरेशन कर लें तो उसे हम कहेंगे प्लानिंग, है ना, कि कौन सी एक्शंस होनी चाहिए। या तो मेन ऑब्जेक्टिव यदि प्लानिंग की बात करें तो क्या होता है, प्लानिंग हम किसी की भी चीज़ की करते हैं तो वो क्यों करते हैं। इफ़ वी आर हैविंग अ बर्थडे पार्टी तो उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, है ना, कि बर्थडे पार्टी जो है हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाए। तो सेम यही अगर हम प्लानिंग की बात करें उसका मेन उद्देश्य क्या है, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ओके, इसके अलावा यदि हम बात करें तो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग हो जाए। ओके, कंट्रोल प्रॉपर हो सके सभी डिपार्टमेंट्स पे, ऐसा नहीं है सब अपनी अपनी चला रहे हैं, तो कंट्रोल प्रॉपर हो जाए, इनोवेशन हो जाए। ओके, इस तरीके से जो है ये हेल्प करता है आपको डिसीजन मेकिंग में एंड अदर थिंकिंग्स में। तो ये जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए रिगार्डिंग द प्लानिंग। ओके, आगे बढ़े यदि हम, डिस्क्राइब द मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। उपवाद द्वारा प्रबंध की व्याख्या कीजिए। दोस्तों, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये आपको बोलता है कि जितने भी इम्पोर्टेंट पॉलिसी बेस्ड डिसीजन रहेंगे वो टॉप लेवल लेगा, और जो भी रूटीन या कॉमन रिलेटेड कुछ डिसीजंस हैं वो जो है मिडिल एंड लोअर लेवल के बीच में जो है डिवाइडेड रहती है, ताकि इससे जो है एक प्रॉपर कंट्रोल बन सके और वर्क जो है सिस्टमेटिक वे में हो जाए। इसे ही हम कहते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, जहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन जो है टॉप लेवल लेता है और बाकी के जो डिसीजंस हैं, कॉमन डिसीजन या रूटीन डिसीजंस जो हैं, वो मिडिल एंड लोअर लेवल के बीच में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, दोनों ही क्वेश्चंस बढ़िया हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग जब आप लिखेंगे तो आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिल सकते हैं, लेकिन जब आप मैनेजमेंट ऑफ एक्सेप्शन लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स नहीं मिल पाएंगे यदि हमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन लिखना है। तो जब भी हमें डिसीजन लेना हो कि हमें कौन सा क्वेश्चन चूज़ करना चाहिए, जब दोनों ही हमें आ रहे हैं, तो जिसमें हम बेहतर लिख पाएँ वो क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, संगठन के तत्वों को समझाइए। ओके, इसको इंग्लिश में यदि देखें तो एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का एलिमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों होती है, ताकि जो है डिवीजन ऑफ वर्क हो सके, काम का डिवीजन हो सके, जो पर्सन जिस काम को कर सकता है उसके बीच में वो काम जो है डिवाइड हो सके। ओके, यूनिटी ऑफ कमांड रहे, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रहे, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग रहे, प्रॉपर कंट्रोल रहे, ये कुछ एलिमेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ओके, अब इसी में ही और को यदि देखें तो प्रबंध का विस्तार समझाइए। एक्सप्लेन द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की यदि बात करें तो कोई भी मैनेजर जो है ये देखता है, दैट मीन्स स्पैन ऑफ मैनेजमेंट हमें ये एक्सप्लेन करता है कि नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स कितने होने चाहिए किसी पर्टिकुलर मैनेजर के अंडर में, है ना। तो ये किस पे डिपेंड करेगा, जो काम किया जा रहा है या जो टारगेट मिला है पर्टिकुलर मैनेजमेंट के अंदर जो है नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स कितने होने चाहिए, यही होता है हमारा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब
आगे बढ़े यदि हम 5th क्वेश्चन की तरफ, निर्देश की प्रकृति एवं क्षेत्र समझाइए, एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट करना किसी को। ओके, तो यदि इसके नेचर या स्कोप की बात करें तो अगेन इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो कि हेल्प करता है आपको अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में। ओके, फिर यदि हम बात करें कि डायरेक्शन का क्या काम है, तो ये मोटिवेट करता है किसी भी एम्प्लॉय को कि काम जो है बेहतर तरीके से कर पाएंगे, उनका मॉरल बढ़ाना, एक तरीके से सुपरवाइज करना, लीडरशिप स्किल्स होना, एक तरीके का डायरेक्शन देगा ना काम के प्रति। तो ये होता है आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ डायरेक्शन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ही, और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या प्रोसेस होता है, मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। या फिर हम किसी को फ़ोन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसका प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले कम्युनिकेशन में एक सेंडर होना ज़रूरी है और रिसीवर। ओके, सेंडर यानी जो कुछ बातचीत करेगा और कोई उसको सुनेगा, दैट विल बी द रिसीवर। दो पार्टीज होनी चाहिए। अब सेंडर क्या करेगा, उसके पास कुछ आइडिया होगा, ओके, जिसको वो इनकोड करेगा यानी अपनी भाषा में बोलेगा, और पर्टिकुलरली एक चैनल चूज़ करेगा कि किस माध्यम से मुझे बातचीत करनी है। टेलीफोनिक हो सकता है, ऑनलाइन कोई मोड हो सकता है, रिटर्न में हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है। ओके, चैनल चूज़ किया और वो रिसीवर तक बात पहुंचाई। अब रिसीवर क्या करेगा, उसको डिकोड करेगा कि सामने वाले ने जो बात बोली है उसको वो समझने की कोशिश करेगा, और फिर उस पर जो है अपनी प्रतिक्रिया देगा, जिसे हम कहते हैं फीडबैक। तो यही प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो अब जो है हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नियंत्रण के स्तर को समझाइए, क्वेश्चन नंबर 6, दैट मीन्स शॉर्ट आंसर टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल की यदि हम बात करें तो लेवल्स ऑफ कंट्रोल पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यूजली कंट्रोल जो है अलग अलग लेवल पे किया जाता है, जैसे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, जहाँ पे पॉलिसी जो है अपर लेवल पे बनाई जाती है टॉप मैनेजर्स में, वहाँ पे स्ट्रेटेजी लेवल बोला जाता है उसी को ही। सेकंड जो होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल होता है, और तीसरा जो होता है दैट इज़ ऑपरेशनल लेवल, जहाँ पे रूटीन रिलेटेड कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अब इसी का ही और क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो उसमें क्या पूछा गया है, प्रबंध में जेड सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। जेड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलती है, तो ये जेड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट जो है एम्प्लॉयज़ के लिए बनाई गई है कि एम्प्लॉयज़ के जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन, और उसको नोटिस करते करते उनके साथ ऐसा बिहेव करना जिससे उनका मॉरल डाउन ना हो, उनका मॉरल हमेशा बढ़ता रहे, ताकि वो काम के प्रति जो है ईमानदारी से उनकी लॉयल्टी देखना, है ना। कुल मिला के ह्यूमन रिसोर्सेज को देखना अच्छे से, दैट इज़ जेड थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे सेक्शन सी की तरफ, जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, और दैट इज़ 9 × 5 = 45, यानी हमारे पास अब आ गए हैं 9 मार्क्स के क्वेश्चन, जो 5 क्वेश्चन हमें लिखने रहेंगे। तो रीड करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7। यस दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 को यदि हम रीड करें, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। ओके, तो मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट है, तो मैनेजमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट हेल्प्स अस टू अचीव द गोल ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहली बात। अब इसके अलावा मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि ये हमें हेल्प करता है मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट में, क्योंकि इसमें प्लानिंग इन्वॉल्व है, तो हम प्लानिंग अकॉर्डिंगली करेंगे और उस हिसाब से ही रिसोर्सेज को अरेंज करेंगे। तो मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट, सबसे पहले हम लिख लेंगे अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। अब मैक्सिमम प्रोडक्शन एट मिनिमम कॉस्ट होगा तो उससे क्या होगा, हम बेटर या फिर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये आ जाएगा कि बेटर या प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। फिर ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो दिस आर सम पॉइंट्स विच मेक मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट, है ना, किसी भी कंपनी में, इसलिए मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। अब वहीं जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट की अप्रोचेस हैं, अलग अलग स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट रहे हैं,
तो उसमें यदि हम बात करें तो HR अप्रोच होती है, ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच, जो आपको हेल्प करती है कि आपकी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स काम कर रहा है, उनको जानना, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। फिर ऐसे ही साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच होता है, फिर जो टेलर जी ने दिया था, और वैसे ही हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स होते हैं। तो ये सब अप्रोचेस को आपको जो है डिटेल में लिखना है, क्योंकि 9 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। ओके, तो हमने शॉर्ट में डिस्कस कर लिया, ये सब आपको डिटेल में लिखना रहेगा। और जो है आगे बढ़े इसी में ही और का क्वेश्चन, एक्सप्लेन द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच ऑफ मैनेजमेंट। जो अभी हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस डिस्कस किए हैं, उसी में से ही एक क्वेश्चन आपको दे दिया पूरा 9 मार्क्स का, एक पॉइंट पूछ लिया कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच क्या होती है। तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच जो है हमेशा एम्प्लॉयज़ पे टारगेटेड रहती है, जो वहाँ पे काम कर रही है, ताकि जो है एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन कैसे हो सकेगा उसको समझना। ओके, क्योंकि दे आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। बिना ह्यूमंस के आपकी कंपनी में कोई भी काम नहीं हो सकता। रिसोर्सेज रखे के रखे रह जाएंगे, बट इट विल नॉट वर्क ऑन। तो उसको समझना, एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्शन कैसे मिल सकता है, और दूसरा उनके मोरल को हाइक करना, उनको हमेशा गाइड करना, उनके अंदर जो है एक मोटिवेशन जगाए रखना। टोटल कुल मिला के ये होती है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ताकि जो है एक बिहेवियर मेंटेन हो सके, ऐसा उनको फील ना हो कि हम जो है यहाँ के एम्प्लॉय हैं, उनको ऐसा फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। सो दिस ऑल कम्स अंडर द ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ओके, अब ये हमारा और वाला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम हमारे 8th क्वेश्चन पे, जो कि पूछा है व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। रिगार्डिंग अगेन ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव। ये जो क्वेश्चन है हम बोल सकते हैं रिगार्डिंग द स्टाफिंग, एक मैनेजमेंट का जो फंक्शन होता है उसके रिगार्डिंग है, कि आपकी कंपनी में इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है। ओके, फिर वो लोग किस तरीके से आएंगे, दैट मीन्स आप इनका रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे। रिक्रूटमेंट हो सकता है, फिर उसके बाद जो है इनका सिलेक्शन जो है आप किस बेस पे करेंगे, इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवाएंगे या वे ऑफ अदर मोड, फिर जो है इनकी ट्रेनिंग कैसे कराएंगे। तो ये होती है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। ठीक है, इसका उद्देश्य यही होता है कि कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ जाएं, जितनों की ज़रूरत है उतने ही लोग आएँ, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी, और कम लोग आ जाएंगे तो प्रोडक्शन कम होगा। तो इस चीज़ की प्लानिंग करना कि हमारा जो गोल है उसके लिए हमें कितने लोग लगेंगे, और उसका रिक्रूटमेंट का जो पूरा प्रोसीजर होता है वो आ जाएगा आपका ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर। ठीक है, इसी में ही और का यदि हम बात करें कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें दिया गया है एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कैसे लिया जाता है। यदि प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग की हम बात करें, तो डिसीजन मेकिंग जो है हम क्यों करेंगे, कोई भी डिसीजन जो है हम क्यों लेंगे, बिकॉज हमें कुछ ना कुछ अचीव करना है। तो सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आ जाएगा। अब डिसीजन लेना है तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फिर उसका एनालिसिस करेंगे, फिर हम ये भी कोशिश करेंगे कि व्हाट कैन बी द अल्टरनेटिव्स टू दिस प्रॉब्लम, या इसका एक दूसरा तरीका क्या हो सकता है जिससे हम उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो हम डेवलप करेंगे अल्टरनेटिव्स, वेरियस अल्टरनेटिव्स, फिर उसकी स्क्रीनिंग कर लेंगे कि कौन सा अल्टरनेटिव जो है बेस्ट है, उसको चूज़ करेंगे कि हमारे लिए कौन सा बेनिफिशियल है। जब वो अल्टरनेटिव हम चूज़ कर लेंगे तो जो है हम उस पर काम कर पाएंगे, दैट विल बी अवर फीडबैक हम उसको बोल सकते हैं, और उस पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये जो है एक प्रोसेस है हमारा डिसीजन मेकिंग का। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम हमारे 9th क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल या मीनिंग की यदि हम बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन हमें हेल्प करती है वर्क को डिवाइड करने में, डिवीजन ऑफ वर्क में हेल्प करती है, यूनिटी ऑफ कमांड में, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की बात करें कि नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट्स कितने होने चाहिए पर्टिकुलरली एक मैनेजर के अंडर, तो वो सब जो है ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल के तहत आते हैं। ओके, तो दिस आर ऑल द थिंग्स। अब इसी का ही और क्वेश्चन देखें, तो डिफाइन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या एक्सप्लेन द बैरियर्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है, ग्रांटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर्स, यानी दूसरों से काम करवाना
उन्हें अथॉरिटी देना कि आप ये काम कर लीजिए और उसके रिगार्डिंग जो डिसीजन है वो भी आप ले लीजिए, लेकिन ये होता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यहीं पे यदि हम इसके बैरियर्स की बात करें कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्या दिक्कत आती है, तो जब हम परफेक्शनिस्ट चाहते हैं कि हर काम जो है परफेक्ट वे में हो, जो डेलीगेट कर रहा है अथॉरिटी, तो जो है ये दिक्कत करेगा हमें काम को डेलीगेट करने में। कभी कभी ऐसा होता है फियर ऑफ कंपटीशन रहता है, तो हमें डेलीगेट करने में दिक्कत होती है काम को। ओके, और लैक टू डायरेक्ट, हम कभी कभी डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो है किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दें उस काम को करने, लेकिन हम उसको डायरेक्ट नहीं कर पाते। तो ये कुछ इश्यूज हैं, बैरियर्स हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। ओके, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। एक्सप्लेन द, इसको ऊपर कर लेते हैं हम। एक्सप्लेन द टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की कुछ टेक्निक्स होती है, जैसे हमने देखा डायरेक्शन यानी मोटिवेट करना, सुपरवाइज करना, लीडरशिप क्वालिटी इनबिल्ट करना किसी के अंदर। तो इसकी कुछ टेक्निक्स की यदि बात करें तो एडवाइसरी टेक्निक होती है, इंडिपेंडेंट टेक्निक जिसमें फ्री छोड़ा जाता है किसी को भी कि कोई काम करने के लिए, जैसे जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो है अडॉप्ट किया जाता है। तो दिस आर द टेक्निक्स ऑफ डायरेक्शन। वहीं इसकी और यदि हम रीड करें, एक्सप्लेन द असेंशियल्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम। कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब रहेगा? सबसे पहले क्लैरिटी होना चाहिए कम्युनिकेशन में। हम किसी से बात करना चाहते हैं और क्या बोलना चाहते हैं, इस चीज़ की क्लैरिटी होना चाहिए। इट शुड बी ईजिली अंडरस्टूड होना चाहिए। जब कोई आपसे बात कर रहा है तो वो अटेंटिव होना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ पाएंगे। इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, ऐसे ही नहीं हम कुछ भी बकवास कर रहे हैं, है ना। तो इट शुड बी इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, इफेक्टिव बनाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, है ना। नहीं तो हम कुछ भी बात कर सकते हैं। ओके, और इसके अलावा यदि बात करें तो इट शुड हैव अ फीडबैक। जब आपसे कोई कम्युनिकेशन करता है तो दैट इज़ कि रिसीवर का रिस्पॉन्स भी दिखना चाहिए कि ये मेरी बात को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो दिस आर द सम ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ईजिली अंडरस्टूड भी होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए जब बातचीत कर रहे हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं। ओके, आते हैं हमारे 11th क्वेश्चन पे, दैट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग जो है आपके प्रीवियस रिजल्ट को जो है अभी का जो रिजल्ट आया है उससे मेजर करना और उसमें क्या डिफरेंसेस हैं उसको जानना जो है कंट्रोलिंग हेल्प करता है। दैट मीन्स आपके जो प्रीवियस रिजल्ट्स आए हैं और जो अभी के रिजल्ट्स हैं उन दोनों को एक तरीके से कंपैरेटिवली देखना और उसके पीछे क्या रीजंस रहे हैं इसके कारण उसमें डेविएशन आया है, उस पर काम करना जो है कंट्रोलिंग ये प्रोसेस होता है। अब वहीं उसकी प्रोसेस की बात करें तो कंट्रोलिंग क्या हेल्प करता है? सबसे पहले स्टैंडर्ड फिक्स करता है। दैट मीन्स यदि हमें कोई काम करना है तो फिक्सिंग ऑफ द स्टैंडर्ड, ठीक है। फिर मेजरिंग द परफॉर्मेंस, कौन सी परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे? जो हाल ही में हमने की है। अब उस दोनों को जो है हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हुई है। फिर इसमें जो डिविएशन आया है, जो डिफरेंसेस आया है उसको फाइंड आउट करना और उसके लिए सॉल्यूशन निकालना, ये होता है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है। अब इसी में ही यदि और की बात करें तो भारत में प्रबंध शिक्षा पर निबंध लिखिए, राइट एन एसे ऑन मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया। तो मैनेजमेंट एजुकेशन इन इंडिया की यदि बात करें तो डेफिनेटली उसकी कमी है। बहुत सारे मैनेजरियल स्कूल्स भी हैं या कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे जो है मैनेजमेंट की पढ़ाई की जाती है, स्टिल जो है काम करने की ज़रूरत है। अब ऐसे लिखना है दोस्तों, तो सबसे पहले इसका प्रोसेस मैं बता देती हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट आपने पूरा मैनेजमेंट यदि पढ़ा है तो ईजिली आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप मैनेजमेंट को डिफाइन करेंगे। अब इसकी क्या चीज़ें अच्छी हैं मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट एजुकेशन में, जैसे कि IIMs कॉलेज हैं जो स्पेशली आपको मैनेजमेंट की ट्रेनिंग्स देते हैं कि एक मैनेजर, अच्छा मैनेजमेंट हम कंपनी में कैसे कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि ये जो है मैनेजमेंट जो है एक्वायर्ड एबिलिटी भी है, इसको हम एक्वायर कर सकते हैं कैसे? बाय ट्रेनिंग, है ना, इसको सीख सकते हैं। तो दिस आर ऑल द थिंग्स। मैनेजमेंट एक साइंस बेस्ड कंसेप्ट है, आर्ट बेस्ड कंसेप्ट है। क्यों है? क्योंकि ये हमें सिस्टमेटिक नॉलेज देता है रिगार्डिंग द
पर्टिकुलर गोल जो हमें अचीव करना है, किस तरीके से हम उसको कर सकते हैं प्रैक्टिकली, टेक्निक्स अडॉप्ट करके, ये सब जो चीज़ें हैं हमें इसके बारे में लिखना है। मैनेजमेंट एजुकेशन में और क्या हो सकता है जो आपकी अप्रोच आपको लगती है कि यार हाँ, इस तरीके से भी मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ एजुकेशन होना चाहिए, तो वो चीज़ें आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो इसको सिस्टमेटिक पहले मीनिंग लिख लिया, क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं वो हमने मेंशन कर दी, किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है हमारे मैनेजमेंट के एजुकेशन से रिलेटेड जो आपको लगती है उस चीज़ को मेंशन करनी है। तो इस तरीके से आप पूरा ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया ऑफ मैनेजमेंट कंसेप्ट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पेपर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्लूज ले लिए, आइडियाज़ ले लिए कि कौन से आंसर्स जो हैं आ सकते हैं। इसमें डिटेल स्टडी करना है, नोट्स बनाने हैं, कुछ वीडियोस के लिंक्स मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैनेजमेंट कंसेप्ट पे जो है बनी हुई हैं। ओके, सो इनफैक्ट इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट जाता है कोई क्वेश्चन को बनाने में, नोट्स प्रिपेयर करने में, तो यू कैन स्टिल आस्क इन द कमेंट सेक्शन। विद दिस, थैंक यू फॉर द सेशन।